प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के एक डॉक्टर की वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान बिजली चली गई और काफ़ी देर तक वो बिजली बहाल नहीं हुई। और वो बता रहे हैं कि देखिए कि हालात हमारे अस्पतालों के क्या हैं। अब बताएं कि इन मरीज़ों को जो बेहोश पड़े हैं इनको हम कैसे होश में लेकर आएँ। इससे बहुत से पाकिस्तानियों को तशवीश लाहिक हुई कि अस्पतालों में अगर कोई शख्स ऑपरेशन में के दौरान यानी बेहोश है और उस दौरान बिजली चली जाए तो उसकी जान रिस्क पे आ सकती है। और इससे न सिर्फ शहरियों को तशवीश हुई बल्कि डॉक्टर्स खुद भी तशवीश का इस पर इजहार कर रहे हैं। जहां एक तरफ लाहौर के पंजाब के अस्पतालों के ये हालात हमारे सामने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और खबर भी आज फ्लैश करती हुई सारा दिन दिखाई दी है और वो ये है कि पंजाब के अफसरान के लिए 2.25 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है गाड़ियां खरीदने के लिए, नई गाड़ियां खरीदने के लिए, जबकि फौरी तौर पर शायद इन गाड़ियों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन नई गाड़ियां खरीदने के लिए जो है वो 2.25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। फिर इसी तरह से एक और खबर ने आज तशवीश में मुब्तला किया है पाकिस्तानियों को, वो ये है कि जहां महंगाई का तूफान पहले ही लोगों को परेशान किए हुए है, वहां बिजली की कीमत में 7.5 रुपए या 8 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है फी यूनिट का। और इससे 50 रुपए पर यूनिट जो है उससे ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। और बल्कि एक अगर इस पर कुछ दीगर सरचार्ज वगैरह बढ़ाए या लगाए जाते हैं तो शायद 60 रुपए फी यूनिट तक भी इसकी कीमत चली जाए। तो क्या ये IMF की कंडीशंस की वजह से हम कर रहे हैं या जो है वो हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, क्या वजूहात हैं? और जहां ये खबर हमारे सामने आई है वहीं पर यह खबर भी सामने आई है कि ऑस्टेरिटी का नारा लगाने वाली इस हुकूमत के 25 वज़रा ने अपने 25 गैर मुल्की दौरों में 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और ये 8.5 करोड़ रुपए का जो खर्चा है ये पिछली हुकूमत के एक साल के मुकाबले में 150 गुना ज्यादा है। हालांकि ये हुकूमत जो है ये ज्यादा माली क्राइसिस का शिकार थी और ऑस्टेरिटी का नारा भी इसने लगाया था आने के बाद, तो इन्हें ज़्यादा मोहतात नहीं होना चाहिए था। इस पर खुद जो हुकूमत के लोग हैं वो भी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जहांगीर जद्दून साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया जहांगीर जद्दून साहब। शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा जो मेरे सर्विसेज हॉस्पिटल की बात की है उस पर डॉक्टर अदील कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करें, प्रेसिडेंट हैं YDA के। डॉक्टर अदील साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो सूरत हाल है अस्पतालों की, क्या हुआ है एग्जैक्टली? ये वाकया क्या हुआ है? यानी ये नेग्लिजेंस थी, इत्तफाकिया हुआ है या हालात इस किस्म के बन गए हैं कि ये होना ही था? कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाकया जो है ये मेरा ख्याल है कि ये एक दिन का तो वाकया नहीं, ये तो आए रोज का काम बन चुका है हॉस्पिटल्स में। और दूसरी बात यह है कि इस वाकया से एक बात बड़ी जाहिर है कि सबको नजर आ रहा है कि ये प्रायोरिटीज आपको पता चलती हैं कि हर बंदे की प्रायोरिटी क्या है। उसी वीडियो में अगर आपने वीडियो देखी हो तो डॉक्टर अब्दुर्रहमान चट्टा जो कि उस टाइम पे ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक VVIP ब्लॉक है जिसके जनरेटर चल रहे हैं और उसकी आवाज आ रही है। मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर आपको बताता चलूं कि पिछले तकरीबन 8 महीने से या 1 साल से हम प्रिंसिपल साहब जो हमारे हॉस्पिटल के हैं उनसे मुतअद्दिद बार मीटिंग्स कर चुके हैं रिगार्डिंग ये कि वहां पे एसीज काम नहीं करते। हालांकि एसी अगर आप देखें तो वार्ड का काम नहीं करता और जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वहां का काम नहीं करता, जहाँ पे आपके मरीज लेटे होते हैं वहां पे खटमल है, गर्मी है। लेकिन आपकी जो ऑफिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस है, वहां पे एसी बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं। पिछले कुछ 4-5 दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमने उनको बताया कि हमारे एसी काम नहीं करते, मरीजों के बुरे हाल हैं। वहां पे एक सर्जन आए जिन्होंने बताया कि हम ऑपरेशन तो कर देते हैं मरीज का लेकिन उनके जख्म खराब हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं आपको अद्वियात के बारे में बताऊं तो अद्वियात लाइफ सेविंग दवाइयां जो हैं वो भी हॉस्पिटल में आपको समटाइम्स मैसर नहीं होती। अगर हम टेस्टों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, मोर देन 50% जो मरीज को बाहर से करवाने पड़ते हैं जो कि निजी लेबोरेटरीज हैं, वहां पे मरीजों को जाना पड़ता है। पिछले दिनों ही आप देखें कि सिक्योरिटी लैब हुआ सर्विसेज हॉस्पिटल में हुआ जहां पे एक व्हील चेयर पे एक खतून ने बच्चे को जन्म दे दिया व्हील चेयर के ऊपर। उसके बाद वहां पे ये सारे का सारा तसादुम शुरू हो गया, सिक्योरिटी वालों को बुलाना पड़ा। तो इसमें अगर आप देखें कि स्ट्रेचर तक नहीं है कि आप मरीज को दूसरे OT में शिफ्ट करवा सके। ये सर आज की बात नहीं है। अगर मैं आपको याद दिलाता चलूं तो पिछले 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी ऑपरेशन थिएटर की जिसमें कि ना तो बिजली थी ना ही वहां पे AC काम कर रहे थे, बल्कि वहां पे जो डॉक्टर हजरात थे वो अपने हाथ से हवा दे रहे थे पंखों की मदद से, जो छोटे हाथ आपके हाथ वाले पंखे होते हैं उनकी मदद से मरीज को हवा दे रहे थे और मरीज जो है उसको
कमर में इंजेक्शन लगाया जा रहा था। सर ये सारे के सारे हालात आज की पैदावार नहीं है, मैं समझता हूँ ये 8-10 महीने से है। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं 8-10 महीने से है, तो क्या जब मुंतखब हुकूमत मौजूद थी, एक रेगुलर गवर्नमेंट मौजूद थी, तब चीजें बेहतर थी? और क्या ये आप समझते हैं कि एक रेगुलर गवर्नमेंट ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है, निगरान हुकूमत क्या पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही? सर देखें, हॉस्पिटल के हालात तो शुरू से ही मेरा ख्याल है कि ये बदनज़मी का ही शिकार रहे हैं जब से हम लोग ये चीजें देख रहे हैं। हाँ। अगर आप कोविड का देखें तो हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है कि हम आम दिनों में भी मरीजों को जो है वो फैसिलिटीज मैसर कर सकें, और ऊपर से हमारे ऊपर जब वो मसला आया तो उसमें भी हम आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने कितनी मुश्किलात में वो सारे की सारी चीजों का इंतजाम किया। ये चीजें शुरू से ही ऐसे ही चलती आ रही हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि अभी जिस तरह से हॉस्पिटल के एसी काम नहीं करते, दवाइयां नहीं है, और जब हम हुकामे बाला के पास जाते हैं, अपने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं, तो हमारी वहां पे कोई सुनवाई ही नहीं होती। हमें देखें फिर उसके बाद हल क्या है, अगर हमने मरीज को कोई फैसिलिटी देनी है, अगर हमने मरीज के लिए कोई अच्छाई करनी है, कोई सदका जारिया का काम करना है, तो हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो इसमें सर सबसे ज्यादा मसला किसको होगा? डॉक्टर को होगा? नहीं, इसमें तो मरीज को ही मसला होगा ना, जो बेचारा उसके ऊपर लेटा हुआ है, उसकी टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो रहा था सर, 50 मिनट बिजली नहीं आई। तो जब आपको पता है कि जब टॉन्सिल का ऑपरेशन होता है उसमें ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, सक्शन मशीन चलानी पड़ती है, ब्लड को निकालना पड़ता है। अगर बिजली नहीं होगी तो सक्शन मशीन ही नहीं चलेगी, तो वो ब्लड आपके मुंह से बाहर कैसे आएगा? ये सोचने वाली बात है। जब हम एहतजाज करते हैं तो सब लोग फिर ये कहते हैं जी कि डॉक्टरों ने काम करना छोड़ दिया, डॉक्टर जो अस्पताल जाना नहीं चाहते। सर ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम एहतजाज करते हैं। हम लोगों को कोई किसी किस्म का भी, किसी बंदे को भी कोई मजा नहीं आ रहा था या एंजॉय नहीं करता कि वो बाहर जाए, सड़कों पे निकले और 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो रोड के ऊपर जाके बैठ जाए। यही वो बुनियादी वजूहात है जिसके ऊपर आज एक वीडियो वायरल हो गई और सब लोगों को पता चल गया। ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब इसमें सबसे ज्यादा वैसे अफसोसनाक पहलू ये है कि डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, अब्दुल रहमान चड्ढा साहब, कि देखें वीआईपी जो वार्ड है वहां पर जनरेटर चल रहा है, लेकिन यहां पर आम मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां पर जनरेटर नहीं चल रहा। जी, तो एक जगह पर अगर डीजल मौजूद है तो क्या डीजल पूरे हॉस्पिटल के जनरेटर्स के लिए एक साथ नहीं आता? हाँ जी, इस वीडियो से एक और बात बड़ी वाज़ेह हो गई है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का जो वीवीआईपी ब्लॉक है ये बना रिसेंट। इसको तकरीबन आप समझने को 4 से 6 महीने हुए होंगे ये तमीर हुआ, और उसके बाद इसका ये जो प्रॉपर इसने काम करना शुरू किया। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल तक नहीं उन्होंने बनाया, लेकिन ये वीवीआईपी उन्होंने रूम्स बना दिए कि यहाँ पे जो इनके लोग आने हैं वो आराम से आके रहें और यहाँ पे अपने मरीज का इलाज भी कराएं और सुकून से अपने घर भी चले जाएं। बिल्कुल ऐसे सारी की सारी फैसिलिटीज सर हॉस्पिटल के आप पूरे मुल्क में देखें, सारी की सारी फैसिलिटीज का रुख जो है वो किस तरह मोड़ दिया गया। अभी आपने अपने प्रोग्राम की जो आगाज किया है वो इसी बात से किया था कि जी इन्होंने इतनी गाड़ियां खरीद ली, अरबों रुपए की मुराद दे दी। तो ये सिर्फ अस्पताल की हद तक तो महदूद ही नहीं है, ये तो हर जगह पे ऐसा हो गया, हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसा है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अचंभे की या नई बात नहीं है। वीवीआईपी रूम का जो ब्लॉक है उसका जनरेटर आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद करके मुझे प्रिंसिपल साहब दिखा दें, हम इनके साथ अगली कभी कोई बात भी नहीं करेंगे, कभी डिमांड भी नहीं करेंगे, लेकिन इतनी ताकत नहीं है हम लोगों में कि हम वो बंद कर सकते। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल कुरैशी साहब, आपने आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर रोशनी डाली और आपने कहा कि काफ़ी महीनों से इन हालात का आपको सामना करना पड़ रहा है। और ज़्यादा अफसोसनाक पहलू इसका यह है कि जो वीआईपी ब्लॉक है उसके जनरेटर चल रहे थे, लेकिन बाकी हॉस्पिटल जो जहां पर ये ऑपरेशन चल रहे थे और एक टॉन्सिल्स का गले का ऑपरेशन हो रहा था उस दौरान लाइट चल गई और 50 मिनट तक लाइट नहीं आई, तो एक जिंदगी को बाकायदा खतरे में डाला गया। और सिर्फ एक ही नहीं, बाकी ऑपरेशन जो हो रहे थे उसमें भी जो है वो जिंदगियां खतरे में आई। मैं बाकी मेहमानों की तरफ आता हूँ, जरा और भी 7 मौज़ूआत को मिलाना है मुझे। शर्मिला फारूकी साहबा, एक अब अगरचे ये पंजाब का मामला है, पंजाब के हॉस्पिटल का मामला है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल एक बात की जाती है कि जी निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ होता है कि वो 3 महीने के लिए आए या 2 महीने के लिए आए और इलेक्शन करा के चले जाएं। अगर जो हुकूमतें हैं वो लंबी चलती हैं और उनकी मुद्दत बढ़ा दी जाती है, तो इसका ऐसे साबित ये हो रहा है कि इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो इस आर्गूमेंट को जो है वो पहले शायद तस्लीम नहीं किया जाता रहा, लेकिन ये तो चीजें अब साबित नहीं हो रही। जी शुक्रिया। देखिए, एक तो बुनियादी चीज़ जिस पे आपने बात की वो ये है कि जी इंटरम जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो न्यूट्रल सेटअप होता है, वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते या कोई मेजर तब्दीली नहीं कर सकते, ये हकीकत है। जहाँ तक ताल्लुक है कि लंबा सेटअप हो गया,
आपको पता है कि किस किस्म के मसाइल थे, किस किस्म के हालात के अंदर असम्बलियाँ तहलील की गई और एक शख्स की अना के ऊपर ये तमाम मामलात हुए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गए। बात ये है कि मैं पंजाब के अस्पतालों की तो उन पे इतना ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकती, ना करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या मसला था कि जो बिजली चली गई और फिर बहुत देर तक नहीं है। क्योंकि नॉर्मली मैं कराची के हवाले से आपको बता सकती हूँ कि कराची में और बल्कि पूरे सिंध में यही होता है कि जनरेटर्स होते हैं, अगर बिजली जाती है तो फ़ौरन जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। और अक्सर तो अस्पताल जो हैं, बिलखुसूस कराची के जो बड़े अस्पताल हैं, उनको तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से इस्तिस्ना है, मतलब वो नो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उनको दी जाती है। अगर पूरे शहर में भी लाइट चली जाएगी तो अस्पतालों की लाइट नहीं जाएगी। सो आई डोंट नो कि क्या मसला था, कोई और टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी या क्या हो गई थी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा हुआ। लेकिन देखिए, हमारे मुल्क में आज भी सेहत की सहूलियात को लेके बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं। एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं। पुराना सेंसस हुआ, नया सेंसस हुआ, नए सेंसस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो नए सेंसस आए उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसी आबादी है जिनको कम दिखाया जा रहा है और लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सियासी जमातें। बात यह है कि हम तो खुद यहाँ सिंध के अस्पतालों के अंदर जाते हैं और हमें मालूम है कि पंजाब से, बलूचिस्तान से, इवन अफगानिस्तान से लोग सिंध के अंदर सेहत की सहूलियात के ऊपर उनको एतमाद है और वो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। तो हम इन सूबों का भी हम जो लोड है अपनी तरफ लेते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आम आदमी क्या चाहता है, वो चाहता है कि जी उसको सस्ती बिजली मिले, बच्चे उसके अच्छे स्कूल में पढ़ें और उसको सेहत की सहूलियात फ्री मिलें। और शर्मिला साहिबा, ये तो आप हेल्थ की बात कर रही है ना जी, ये तो हेल्थ की बात है ना। हेल्थ पर तो चलें एक अलग से डिबेट होनी चाहिए क्या है। मैं तो बात कर रहा हूं कि शायद मुस्तकिल हुकूमतें ना होने की वजह से और निगरान हुकूमतें होने की वजह से सिर्फ हेल्थ ही नहीं, शायद और भी जो शोबा जाते हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जबकि आज शहबाज शरीफ साहब जो है निगरान हुकूमत की बड़ी तारीफ कर रहे थे और कहते हैं कि पंजाब स्पीड को भी काट गए, निगरान हुकूमत हो गई है। लेकिन जी मैं शर्मिला साहब इजाजत दीजिएगा, मैं एक चीज को और लंबा तवील अरसा तो हुआ नहीं है। नजीब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं जी, फिर जी, मुझे अगर आप इजाज़त दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिजली की फ़ी कीमत जो फ़ी यूनिट कीमत है उसमें 7.5 रुपये का इजाफा या 7 रुपये 96 पैसे का भी रिपोर्ट हुआ है इजाफा, और शायद ये इससे बढ़ भी सकता है। यानी फ़ी यूनिट कीमत जो है वो हमें जो है वो 60 रुपये या 55 रुपये तक जो है वो मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये पाकिस्तान को IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए करना पड़ा है या हमारी कॉस्ट बढ़ गई है बिजली की प्रोडक्शन की, क्या हुआ है? असद साहब, ये सवाल बहुत दफ़ा चूंकि पूछा जाता है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप और मैं ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत का तयन है वो IMF नहीं करती। वो पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं वो एक रेगुलेटर के पास जाती हैं जिसका नाम है नेपरा, और नेपरा डिटर्मिन करता है और उसने डिटर्मिन किया कि एवरेज कीमत 4 रुपये 95 पैसे जो है वो बढ़ जानी चाहिए। ये तो नंबर 1 बात है। IMF सिर्फ आपको ये कह रहा है कि अब आप बताइए कि आपने इस कीमत को कैसे संभालना है। क्या आप सब्सिडी देकर संभालना चाहते हैं? हम नहीं दे सकते। क्या आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है। ये तो एक बिल्कुल, इसमें 2 आरा नहीं है। गैस की कीमत का तयन ओगरा करता है, सुई कंपनीज पटिशन लेके जाती हैं। हम बिल्कुल मतलब इसको IMF को निकाल दें इस इक्वेशन से। अब आए कि मसला क्या है। मसला ये है कि एक सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर, इसको आसानी से समझाता हूँ। वो चला रही है प्राइवेट सेक्टर। क्या आपने कभी ये कंप्लेन किया कि आपके मोबाइल का बिल ज्यादा है, कि आपके पास इनएफिशिएंसी है, कि आपकी जो है आवाज नहीं सही आती? ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की। मैं पेरिस और लाहौर 2 जगह पर काम करता हूं इस वक्त। मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड आती है वो 50 Mbps पेरिस में भी आती है और लाहौर में भी आती है। अब जब मैं आपसे लाहौर से बात करता हूं तो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं जनरेटर स्टैंड बाय रखूं कि बिजली ना चली जाए। बिजली का सेक्टर कौन चला रहा है? पाकिस्तान की स्टेट चला रही है। पहले तो ये फैसला कर लें कि ये काम आपके करने का नहीं है। अब आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने इन PPP की हुकूमत के साथ भी काम किया है, PMLN के साथ भी किया है, PTI के साथ भी किया है। जब PPP की हुकूमत आई तो 100 अरब रुपए का उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे वो सर्कुलर डेट छोड़ के गए। जब PPP की हुकूमत गई तो वो 500 अरब का था। उसके बाद हमने 480 अरब रुपया फौरी तौर पे क्लियर किया जब PMLN की आई।
जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई तो वो 1100 अरब हो गया, जब PTI की हुकूमत छोड़ के गई तो वो 2253 अरब हो गया, PDM के अंडर वो मई में 2600 कुछ 40 अरब के करीब चला गया। इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बढ़े, पर हमारा स्टेट एपरेटिस इसको संभाल ही नहीं पा रहा। इसमें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, इसमें सिर्फ डिसरप्शन है, डिस्कोस को बेचना है, जेनकोस को बेचना है, इनकी क्लियरेंस करनी है, फिर आपने टैरिफ का एक नया निज़ाम बनाना है, आपने IPPs के साथ रीनिगोशिएट करना है। अब मैं आपको हार्ड वर्क बता रहा हूं जो होने वाला है, जो कोई कर नहीं पा रहा पाकिस्तान में, और माजरत के साथ ये कहता हूं कि ये बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का ये टाइड है विद द डॉलर रेट, उसकी वजह से ये टाइड है फॉसिल फ्यूल्स के साथ। सो इसको हैंडल अगर नहीं करेंगे तो इसकी सब्सिडी भी इतनी बड़ी है कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसकी लॉसेस हम 85% कलेक्ट करते हैं, 15% नहीं करते। हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, हमारे T&D लॉसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। ये सब चीजें ऐड करती हैं। हमने कमोडिटी मार्केट बनानी थी पावर की, जिस तरह की आपके पास टेलीकॉम की मार्केट है, हम नहीं बना पाए। हमने एक्सपोर्ट के लिए कोई टैरिफ स्पेशली बनाना चाहिए और बनाना चाहिए, पर हम ये भी नहीं कर पा रहे कि हम डायरेक्ट व्हीलिंग करें। मैं आपको ये इसलिए चीजें बता रहा हूं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो पूरे मुल्क की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो टाइड है इससे। जो भी आने वाली नई हुकूमत है, मैंने आपके सामने एक खाका रख दिया है, पर याद रखिए कि मैं फिर कहूंगा कि वी डोंट हैव द कॉम्पिटेंस टू डू द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो बिजली के प्रोडक्शन के लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाने हैं, यानी आज भी हाइड्रो पावर जो है वो 6 रुपये यूनिट में बिजली पैदा करता है, लेकिन हम पेट्रोल से डीजल से बनाते हैं 47 रुपये में, LNG से अब 51 रुपये में बना रहे हैं। तो मसला यह है कि हम जो सस्ती बिजली के मंसूबे हैं वो शायद लगा नहीं पा रहे या उस पर ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा, और लोगों की जो पॉकेट है, अब देखिए आज डॉक्टर आसिफ करमानी साहब ने इस पर ट्वीट की है, PMLN से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि बिजली के यूनिट में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफे से पहले से अदमुई मिडिल क्लास और गरीब आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इस इजाफे के नताइज आइंदा इलेक्शन पर भी बुरी तरह असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये इजाफा वापस लेने का हुक्म दें क्योंकि अवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। तो अब ये बिजली की कीमत बढ़ाने वाली हुकूमत की अपनी जो है वो सूरत हाल है। अच्छा जहांगीर जुल्फी साहब, अब अगर चले मैं ब्रेक ले लूँगा, फिर मैं आपसे आगे ज़रा नए मौजू पर आपसे गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। मुख्तसर साहब ब्रेक लेकर वापस आ जाते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं जहांगीर जद्दू साहब। ये तवील दौरानिया की जो निगरान हुकूमतें हैं उसके समरात हम देख रहे हैं, आज भी इसका एक मुजाहरा हमारे सामने आया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब डिस्कशन हो रही है कि वफाक में भी जो है वो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कौमी असम्बली के भी होंगे, और वहाँ पर अगर कोई निगरान सेटअप आता है तो वो भी तवालत इख्तियार कर सकता है, तो आईनी और कानूनी तौर पर इसका कोई रास्ता मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आइन के अंदर कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि निगरान हुकूमतें जो है ना, अब जितने इंटरम गवर्नमेंट होती है ये इलेक्शन के लिए आती हैं। इलेक्शन 60 डेज़ को लगा होगा तो 60 डेज़ के लिए, अगर 90 डेज़ के लिए होगा तो 90 डेज़ के लिए। जो पंजाब और KP का मसला था, इसमें थोड़े से टेक्निकलिटीज़ इस तरह आ गई कि पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, या जो भी वटेवर है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, बजट के अंदर एलोकेशन कर दी गई है इलेक्शन के लिए, और ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप एक इंटरम गवर्नमेंट को लंबा कर सकें। उसकी वजह यह है कि जो आपका इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है, 230, वो कैटेगरी के लिए आपको कहता है कि इलेक्शन किस तरह होगी, निगरान को उसके पास क्या हथियार होंगे। इसमें ख्वाजा आसफ की जजमेंट है, ख्वाजा आसफ वाली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर भी लिखा गया कि निगरान हुकूमत ने क्या काम करना है, डे टू डे फंक्शन होता है। अब ये देखें, इस तरह आपने कहा ये गाड़ियाँ खरीद रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट 2 अरब की, मैंडेट में कहाँ पे है उनके मैंडेट में? ये बिल्कुल देखें ना, दे आर कमिटिंग इलीगैलिटी। अब ये तो नहीं है कि आप हर काम जो करते हैं, अगर आप इलेक्शन कराना बस ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक देखो, सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट जो सब पार्टियों ने अप्रूव किया हुआ है, कैटेगरिकली वेरी क्लियर है कि उसने क्या क्या काम करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये गाड़ियां खरीदने के लिए 2.25 अरब रुपए की मंजूरी पंजाब हुकूमत नहीं दे सकती? नहीं, देखे ना, अगर उन्होंने बजट 4 महीने का उन्होंने दिया, क्या पता उसने बजट में एलोकेशन रख दी हो, क्योंकि पंजाब का KP के थोड़ा
पैटर्न डिफरेंट हो गया, या टेक्निकली आप देखें ना कोई गवर्नमेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, क्योंकि सब चाहते थे कि इलेक्शन टाइम पे हो, ये पहले डिजॉल्व हो गई। और उसमें सबसे बड़ी हर्डल उन्होंने यही की थी कि आप 20 बिलियन रुपीज़ हमारे पास इलेक्शन के लिए, और फिर अगर इलेक्शन हो भी जाता तो फिर वो थोड़ा सा जो सर्कल था वो टूट जाता। अभी फिर अगर अब हम करते इलेक्शन तो 2 असम्बली का नेशनल असम्बली का लहदा होता, पंजाब का हो चुका। ठीक है, अब आप एक ये कह रहे हैं, एक पहला जो नुकता आपने बयान किया, आपने कहा कि उस वक्त चूंकि बजट में एलोकेशन नहीं हुई थी, फंड्स का मसला था, दूसरा एक ही दिन में इलेक्शन होना चाहिए प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली के, ताकि इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। ये भी एक मतलब है, तमाम पार्टियों से ये कहा था कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। कानून भी ये कहता है, कानून में ये तो ये लिखा हुआ है कि असम्बली की मुद्दत कितनी है, 1000 बजे की तो इलेक्शन होगा। ज़ाहिर है नेशनल असम्बली की 5 साल है, प्रोविंशियल असम्बली। मेरा अब अगला सवाल आपसे यह है कि अब तो बजट एलोकेशन हो गई है, 6 महीने भी गुजर गए हैं, 2 असम्बलियों को रिजॉल्व हुए। अब बजट एलोकेशन होने के बाद अगले 60 दिन में इलेक्शन होना चाहिए या 90 दिन में होना चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का? नहीं, आगे देखें ना, अगर ये असम्बली जो अब नेशनल असम्बली के साथ ही होगा ना, अभी तो मेरे ख्याल में जस्ट मैटर ऑफ 15 डेज है। अगर 8 अक्टूबर को असम्बली नेशनल असम्बली डिजॉल्व होती है तो डेफिनेटली सिंध 8 अगस्त को तो वो अपनी कराची सिंध असम्बली वो भी डिजॉल्व करेंगे, और बलूचिस्तान वाली असम्बली वो भी डिजॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में 4 सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली के इलेक्शन जो है विद इन 90 डेज फिर उनको कराने पड़ेंगे, अगर असम्बली डिजॉल्व। अगर नहीं करते, टर्म पूरी करती हैं, तो फिर 60 डेज के अंदर। सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है। शर्मिला फारूकी साहबा, ये इस बात पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका कि किस तारीख को असम्बलियाँ रिजॉल्व करनी है, इसकी क्या वजह है? मतलब अब तो दिन थोड़े रह गए हैं। 8 तारीख पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, जरदारी साहब दुबई भी गए हैं, दुबई में क्या कहाँ किन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं उनकी, और क्या चीज़ें तय पानी है वहाँ पर? एक चीज़ मैं डॉक्टर खाकान साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो मामला है कि एक आज बहस हुई है कि हमारी इकोनॉमी को एक चीज़ स्ट्रेंथन कर सकती थी, और ये किसी और आदमी ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने की है। और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर मुल्क से पैसा वो 300 मिलियन बाहर से आ जाता तो आज हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। कुछ वादा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी किया था पैसे वापस लाने का, लेकिन ये वादे किसी ने भी पूरे नहीं किए। अब क्या वाकई हमें IMF के पास डॉक्टर खाकान अजीब साहब ना जाना पड़ता अगर ये 300 मिलियन वापस आ जाते? क्या ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? ये वाकई हमारे मर्ज का हल है ये? देखिए, एक तो बात यह कि आप IMF के पास बार बार इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान का एक एक्सटर्नल खसारा है। वो ये है कि पाकिस्तान ने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, और रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट मिला के आपके पास 60 अरब डॉलर होते हैं। ये जो 20 अरब डॉलर का खसारा खड़ा होता है, ये आपके रिजर्व्स को डिप्लीट करता है, और जब रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक्सटर्नल एक खसारा ऐसा खड़ा हो जाता है कि वो चैलेंज आप मीट नहीं कर पाते, तो आपको बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि आपका एक फिजिकल खसारा है, आप कमाते कुछ हैं और आप कुछ करते हैं। मतलब इस इतनी टफ कंडीशन है कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट जो कमाएगी वो इतना भी काफी नहीं है नेट ऑफ गिविंग टू द प्रोविंसेस कि वो अपना मार्कअप मीट कर सके। उसके लिए भी 300 अरब से ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। सो ये 2 चीजें हैं। तीसरा, हम एनर्जी की बात कर चुके हैं जिसमें एक और बहुत बड़ा खसारा खड़ा हुआ है। आप IMF के पास इन वजूहात की वजह से जाते हैं कि आपके 3 बड़े खसारे हैं। आपका फूड में भी एक और खसारा चल रहा है जिसमें जिसको हम क्वाज़ी फिस्कल खसारा करते हैं। फिर आपकी SOEs के खसारे चल रहे हैं। 88 अरब रुपए का खसारा PIA ने किया है पिछले साल में। देखिए, अपनी इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें। इससे एक डेट सस्टेनेबिलिटी चैलेंज में आ गई है। आपका जो इस वक्त एक्यूट चैलेंजेस है ना, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं पूरी मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को कहता हूं कि कल सुबह उठकर IMF की रिपोर्ट का बगौर जायजा लीजिए, और अगर चाहें तो प्लीज आस्क सम एक्सपर्ट्स जो उस रिपोर्ट को समझते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वर्ड एक्यूट कितनी दफा उस चीज में यूज हुआ है। एक्यूट फिस्कल, एक्यूट एक्सटर्नल, एक्यूट एनर्जी इश्यूज, ये है जहां पे मुल्क खड़ा हुआ है। इसलिए आप IMF के पास जाते हैं। आप इनमें से कोई भी चीज, अब 22 दिन गुजर गए हैं, जुलाई 1 को आपने IMF के साथ तकरीबन ये सब कुछ तय कर लिया था। आप मुझे बता दीजिए कि आपने इनमें से कौन सी चीज एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स शुरू की हैं, आपने कौन सी चीज शुरू की है। फिर जरा आगे आ जाइए। रिटेल सेक्टर को आप टैक्स नहीं करना चाहते। 22 लाख रिटेलर है, 30,000 टैक्स के नेट में है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस ने लेना है। आपको मैं अगर फिगर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। एग्रीकल्चर मुल्क की 23% है ओवरऑल GDP का, 23%। पूरा मुल्क पिछले साल 7200 अरब रुपया टैक्स देगा। एग्रीकल्चर 4 अरब रुपया भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं देगा। ये आपने फैसला किया हुआ है। इसी तरह प्रॉपर्टी का सेक्टर है।
अगर आप मुल्क को इस तरह चलाएंगे तो फिर आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। अब आखिरी कमेंट इस पे कर देता हूं कि एक्सटर्नल अभी तो हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है असेंबली में खड़े होकर। सर अभी तो असेंबली में खड़े होकर हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को और एग्रीकल्चर को हम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इस पर जब तक नहीं लगाएंगे मसला हल नहीं होगा, तो हुकूमत ने तो इस पर वाज़ेह ऐलान कर दिया है। मैं यार एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शर्मिला फारूकी साहबा के सामने एक दो चीज़ें रखना चाहता हूँ। शर्मिला साहबा, एक तो हम अभी पंजाब में 2.25 अरब रुपए की मंजूरी की बात कर रहे थे गाड़ियाँ खरीदने के लिए। मुल्क के हालात मजमूई तौर पर जो है वो शायद इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि अभी जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं कि लीगली कानूनी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि निगरान हुकूमत आती है सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन कराने के लिए पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में इलेक्शन लड़ना है। इस पर कोई तशवीश पीपल्स पार्टी को है कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है और अपने मैंडेट से बढ़कर फैसले क्यों कर रही है? देखिए, निगरान हुकूमत हमेशा एक न्यूट्रल सेटअप होता है, वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो ले सकते हैं। अब उसमें कहीं ऐसी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाए जो वक्त की ज़रूरत है तो जाहिर बात है उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कोई ऐसा मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकती, नई स्कीम्स नहीं शुरू कर सकती, किसी पुरानी स्कीम को ऑनगोइंग को रोक नहीं सकती है। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रही हूँ। न्यूट्रल सेटअप का मतलब यही होता है, ये हुकूमत चलाने नहीं आते और ना ही ये इलेक्शन करवाने आते हैं, ये एक स्टेटस को मेंटेन करने आते हैं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इनका काम ये है कि ये गैर जानिबदार हों, किसी एक जमात की तरफ भी इनका रुझान ना हो। और ये देखें कि न्यूट्रलिटी जो है एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न वो जो है वो कायम और दायम रहे। इनका सिर्फ यही काम है। हाँ, एक आध फैसला अगर मुश्किल हालात हैं, कोई फॉर एग्जांपल सैलाब आ गया, शदीद बारिशें हो गई, अर्बन फ्लडिंग होगी या कुछ और मसला हो गया, कहीं कोई मेजर वाकया हो गया, उस सिनेरियो के अंदर आप कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। बट अदरवाइज स्टेटस को मेंटेन होता है। अभी जो अस्पताल का आपने पहले अपने सेगमेंट के अंदर बात की है, आई डोंट थिंक ये इनका मैंडेट है। ये गाड़ियां खरीदने का पहले से ही बजट के अंदर होगा, लेकिन अभी तो ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकते। ये बजट के अंदर आ चुका होगा और ये ऑलरेडी इन पाइपलाइन होगा। ये इनकी सैंक्शन से नहीं हुआ, ये कोई इनको ये पिछली हुकूमत ने दिया होगा ना बजट। उस बजट में इन गाड़ियों के खरीदने के पैसे रखे होंगे, वो पैसे अब जाके रिलीज हुए होंगे जुलाई के बाद, ठीक है ना। जुलाई में, जून में बजट आता है, जुलाई में रिलीज हुए होंगे और उसके बाद जो है वो गाड़ियां खरीदने की बात कर रहे हैं वो। बट ये हर चीज बजटेड होती है, ये आउट ऑफ बजट तो बहरहाल निगरान हुकूमत ने दिया है और इसी निगरान हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए शर्मिला साहबा, और वो ये है कि जाहिर है अब देखिए हालात ये इशू है, ये इस तफसील से बात भी कर रहे थे। जी जी कहिए। अब ये इशू है इस पंजाब सेटअप के साथ, ये इनका है क्योंकि असम्बलियां पहले तहलील हो चुकी थी, तो और जो निगरान वजीर आए, जाहिर बात है कि उसी सेटअप के अंदर बजट बना, उनको ही बजट बनाना पड़ा और बजट देना पड़ा, ठीक है। सो ये एक इशू इनके साथ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अब जैसे अब हमारे यहाँ सेटअप आएगा, बाकी दीगर सूबों के अंदर सेंटर में बजट आएगा, तो बजट हम दे चुके हैं। अब जो इंटरम सेटअप आएगा वो ही काम करेगा जो बजटेड है, आउट ऑफ बजट वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। शर्मिला साहबा, एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सारी हमारी सूरत हाल मुआशी तौर पर क्या है, और यही वजह है कि जो इस वक्त वफाक में हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए थे, लेकिन हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 2020-21 में 22 गैर मुल्की दौरों पर जो है वो 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2022-23 में 25 जो वजीरों के गैर मुल्की दौरे हैं उसमें 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि पिछले साल से तकरीबन सेम तादाद में दौरे किए गए थे कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से, और ये 150 गुना ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं। आपके ख्याल में ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं ये डैमेज नहीं करेंगे हुकूमत को कि ऑस्टेरिटी मुहिम का ऐलान करके खुद उस पर अमल दरामद नहीं किया और करोड़ों रुपए खर्च किए इन दौरों पर, जबकि इस पर कम पैसे खर्च किए जा सकते थे?
देखिए खान साहब, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें हर दौरे को उसके एक सेपरेट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता 25 दौरे जो हैं किसने किए हैं, कौन सी वजारत के वजीर ने किए हैं, कितने ज़रूरी थे कि नहीं थे। वी हैव टू सी दैट। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली कहने को तो ये लगता है कि जी 25 दौरों पे 8.5 करोड़ रुपए, लेकिन जिस तरीके से हमारा डॉलर है, जो महंगाई है, जाहिरी बात है कि इन दौरों पे इतने पैसे तकरीबन लगभग खर्च होने थे। अब ये देखने की ज़रूरत है कि इनमें से जो दौरे किए गए 25, इसमें से कितने इंतहाई ज़रूरी थे, कितने अवॉइड किए जा सकते थे, उस एक एक दौरे में कितना एंटोराज गया है, सिर्फ वज़ीर गया है, वज़ीर के साथ बाकी 4-5 लोग गए हैं या वो गैर ज़रूरी लोग गए, ये देखने की ज़रूरत है। ऑस्टेरिटी ड्राइव का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो ज़रूरी काम है उसको रोक दें। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका काम ही है दौरे करना और दीगर ममालिक में जाना और बायलैटरल रिलेशंस को फ़रोग देना, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जी अगर वजीर जा रहा है तो जी 10 लोग साथ लेके जा रहे, नहीं, ही कैन कर्टेल इट फ्रॉम 10 to just 2 people जो ज़रूरी हैं, 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं। इस तरीके से उनको ऑस्टेरिटी मेजर्स को इन प्लेस किया जा सकता है। तो अब ये 25 दौरे जो हैं, आई डोंट नो किसके हैं, कौन से वजीर हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे वर और अनइम्पोर्टेंट। हाँ सही है। इसमें वैसे सभी हाँ मतलब दोनों सारी बड़ी जमातों के वज़रा इसमें शामिल हैं। इसकी डिटेल्स भी मौजूद हैं इस स्टोरी में। बहरहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर मैं आपको लेकिन जाते जाते ये बताता चलूँ कि अभी हम जो 200 नई गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास सरकारी गाड़ियों की तादाद जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। जबकि अगर इसका मुवाजना आप बरतानिया के साथ करें तो बरतानिया के सरकारी फ्लीट में शामिल जो गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद 85 है। हमारे पास 1.5 लाख सरकारी गाड़ियाँ हैं, तो और अभी 200 गाड़ियां हम और ले रहे हैं क्योंकि पुरानी वाली तो शायद पुरानी हो गई होंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आकर एक तो मैं जहांगीर जद्दून साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वो सितंबर में वापस आएँ और उनको जेल ना जाना पड़े तो इसका कानूनी रास्ता है क्या, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर जद्दून साहब ये बताइए कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वापस आएँ मगर जेल ना जाएं, तो उनके पास कानूनी रास्ता क्या है? देखिए, एक तो कानूनी रास्ता ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेके अपने जो अपील उनकी पेंडिंग है उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कन्वेक्शन हो जाती है तो उसमें या तो कोर्ट उस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है, वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो भी उस सज़ा को अंडर 401 ऑफ द CRPC सस्पेंड कर सकती है। अच्छा। कंडीशन के साथ, या हुकूमत, पंजाब हुकूमत मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वो क्योंकि वहाँ पे जेल में थे तो वहाँ की जेल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास तैयार है अंडर 401 CRPC कि वो उस सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं और कोई कंडीशन अटैच कर सकते हैं या बगैर कंडीशन के भी सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये किसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि जो है जेल में जाए और उसके बाद जो है, अब देखें ना, एक बंदे को आप जेल में क्यों डालते हैं, मतलब इसकी लिबर्टी को क्यों कर्टेल करना चाहते हैं, कोई वजह होती है ना कि आप उसको पनिश। अब इस केस का देखें क्या असर हो गया, 2 जो को अक्यूज थे वो बरी हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके केस के अंदर जान नहीं है बिल्कुल। वैसे ज़िद के हिसाब से उन्हें कोई अगर कहें जी जेल में डाल दो, या वो किधर खुदा ना खास्ता जो है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो पेश नहीं होंगे, जब वो खुद आगे केस फेस करेंगे तो वो मेरे ख्याल में बेल भी ले सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी सज़ा को सस्पेंड भी कर सकती है, और कोर्ट के पास अगर बेल लेके पेश होते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या कोर्ट ऑर्डर की पे स्टे अपनी पावर होती है 401 के। अच्छा। जी, देखिए ना, उसमें बाज़ का जो है कन्वेक्ट होते हैं जो साल को बीमार हो गए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि पहले भी एक स्टेज पे ये सोच आई थी उनको कि हमें 401 का सहारा लेना चाहिए बाहर जाने से पहले कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन उस गवर्नमेंट PTI की थी तो बीच में आगे पीछे होती रही, तो मुश्किल था उस वक्त कि वो सस्पेंड कर दे। सही है, वो तो चाहते थे कि जेल में ही रहे। सही। और अगर वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करके अदालत से रिलीफ लेना चाहें तो किस अदालत को राब्ता करना पड़ेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्हें अपील पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब है अपील, उन्होंने कहा था जब वापस आएंगे तो रास्ता मौजूद है नवाज शरीफ साहब के पास कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो, और वो जेल नहीं जाना चाहते तो उनके पास 2 रास्ते मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो अगर उसके बावजूद अगर मतलब उस तरह का जेल नहीं है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी डेजिग्नेटेड प्लेस को, लेट से उनके घर को भी वो सब जेल करा दे सकते हैं। जाती उम्र में आके रहते हैं, कहते हैं जी इसको हम सब जेल। तो ऐसी सूरत में तो उनको सितंबर का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले भी कर सकते हैं ये काम।
आ तो सकते हैं पहले भी, अब मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें उनकी अब क्योंकि ये प्रोसेस में टाइम लगेगा ना, क्योंकि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ से तवक्को नहीं है, इसलिए वो सितंबर में आएंगे। अब मुझे तो नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। निज़ाम इंसाफ तो मतलब बंदों के आगे पीछे होने से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उनका केस जो है ना वो मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे मतलब केस बनता ही नहीं है, तो वो उनका कोई किसी को खदशात हो सकते हैं। देखो उनको सज़ा भी तो हुई है ना इस निज़ाम इंसाफ से। एक आप झूठा केस है, अब यहाँ से पनामा से कामन निकल आया, फिर किस तरह दुनिया के हर बंदे को पता है कि नेशनल अपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किस तरह उनको सज़ा दी है। तो उनके पीछे वो कौन से लोग हैं सज़ा देने वाले? उन्होंने निज़ाम अदल को यूज़ किया है ना, तो इसका मतलब एक एप्रीहेंशन तो बंदे को रहती है किसी न किसी वक्त के, जी मेरे साथ कुछ हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन बाज़ औक़ात नहीं मिलता। उनको इंसाफ तो नहीं मिला। सही है, बिल्कुल ठीक है। अहम सियासी मीटिंग्स के लिए आसिफ जरदारी साहब दुबई चले गए हैं। शमीला साहबा, किन से मुलाकातें तय हैं और किन उमूर पर अब गुफ्तगू होना बाकी है? क्या ये तय होना है कि निगरान यानी हुकूमत कब जाए, निगरान वज़ीर आज़म कौन बने और इलेक्शन कब हों, या कुछ और चीज़ें भी हैं जो जिस पर बातचीत हो रही है और किससे हो रही है? खान साहब, सदर साहब जो हैं वो एक निजी दौरे पे दुबई गए, ना किसी से मुलाकातें हो रही हैं ना कोई फैसले हो रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। दुबई तो अक्सर जाते हैं, उनका घर है वहाँ पर। अच्छा, लेकिन तो अब मतलब आप फिर उन तमाम खबरों की तरदीद कर रही हैं एक तरह से जो आज अखबारात में लगी हुई है कि वो अहम सियासी मुलाकातों के लिए दुबई गए हैं। जी बिल्कुल, कोई सियासी मुलाकातें नहीं है, उनका निजी दौरा है। अच्छा, पहले भी गए थे। ठीक है, इस बात पर अभी तक इत्तेफाक क्यों नहीं हो पाया शर्मिला साहबा कि हुकूमत कब ख़त्म करनी है? इस पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो पा रहा? 8 तारीख है, 9 है, 10 है, ये अब दिन तो अब थोड़े ही रह गए, तकरीबन 15-20 दिन रह गए, तो क्या रुकावट क्या है? खान साहब, इस पर फैसला क्या करना है? 8, 9, 10, 12 तारीख को असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी। इसमें फैसला क्या करना है? 12 तारीख को होंगी और ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, किसी को करनी नहीं पड़ेंगी, किसी के हाथ में नहीं है। वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और तहलील हो जाएंगी। कोई नोटिफिकेशन थोड़ी निकालना है हमने। लेकिन इसमें 2 सूरतें ना, अगर आप अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी तो फिर तो वो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस पर इत्तेफाक नहीं है कि जल्दी तहलील कर दें ताकि निगरान सेटअप 90 दिन का हो 60 दिन की बजाय? ऐसी कोई बात नहीं हुई ना, ऐसा कोई फैसला हुआ है। और अगर 60 दिन में होते हैं तो भी आईनी है, 90 दिन में होते हैं तो भी आईनी है। एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि हम अपनी मुद्दत से पहले घर चले जाएंगे। तो पहले जाने का मतलब है कि 90 दिन का सेटअप होगा। पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफिक है? मैंने तो नहीं सुना उनको ये कहते हुए। और अगर वो कह रहे हैं कि हम अपनी मुद्दत से पहले चले जाएंगे तो शायद वो 1-2 दिन पहले वजीर आजम हाउस खाली कर दें, शायद उनका ये मतलब हो। जी ठीक है, नहीं वो उनका मतलब ये है कि हम पहले चले जाएं ताकि 90 दिन मिल जाएं इलेक्शंस करवाने के लिए। तो चले, अगर 90 दिन भी होंगे तो वो भी आईनी है ना, आइन के तहत है ना। 90 दिन हो या 60 दिन हो, बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल। जी सवाल आप चले, जदून साहब का सवाल आया, इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं चलें, अगर वो अपनी असेंबली वो मुझे ये वो बूटी होती है ना, वो परला क्या कहते हैं आपसे, तो वो दिया आपको तो वो कह रहे हैं कि अगर आप 90 दिन हुकूमत फैसला कर लें, हुकूमत सिखा रहे हैं। हाँ चले यूं कर लें, लेकिन सवाल चले ये यूं ही मान लीजिए। लेकिन सवाल ले ले, सवाल ये है कि अगर वो आप शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले घर चले जाते हैं तो इलेक्शन फिर 90 दिन में होंगे। लेकिन सिंध असेंबली जो है वो क्या अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होगी? जी बिल्कुल, 12 तारीख की रात 12 बजे। तो फिर इसमें एक मसला है शमीला साहब। मसला ये है, आपके इलेक्शन पे सिंध के 60 दिन में होंगे और वफाक के इलेक्शन 90 दिन में होंगे, तो फिर एक वक्त में इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, आपने ये फैसला कर लिया, आपने ये फैसला कर लिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो नेशनल असेंबली वो 2 दिन पहले तहलील होगी। आपने ये फैसला कर लिया है। मैं तो कह रही हूँ 12 तारीख को। शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया, मैंने नहीं किया, मैं तो उनका बयान बता रहा हूँ आपको। हमें तो ये फैसले के बारे में नहीं मालूम।
शायद उनकी ख्वाहिश हो, वो दो शायद हफ्ते वो रह चाहते गए। हो, चले, वो तो लेकिन फैसला तो ऐसा नहीं डिबेटेबल हुआ। इशू नहीं है, हाँ, चले, ठीक जो है। हाँ, नहीं, इट्स नॉट अ डिबेटेबल इशू। चलिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक दैट्स है। व्हाट आई वाज एक चीज ट्राइंग टू मुझे से अर्लियर कि अगर 90 दिन में हो या 60 दिन में हो, दोनों चीजें आईनी हैं। इलेक्शन वक्त पे होंगे, जो मुकर्ररा वक्त है। बिल्कुल सही है जी, ठीक है, लेकिन इस पर बज़ाहिर लगता ही है कि दोनों का इत्तेफाक होना ज़रूरी है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, क्योंकि पीएमएलएन अगर 90 दिन में इलेक्शन चाहती है और पीपल्स पार्टी 60 दिन में चाहती है तो दोनों असम्बलियों के इलेक्शन पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ भी तो है ना कि तमाम सूबों के इलेक्शन और वफाक का इलेक्शन एक वक्त में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सवाल अहम लग रहा है कि जाहिर बात है अगर कि जो फैसला करेंगे फिर शहबाज शरीफ और अपने इत्तेहादियों के साथ, वही फैसला सिंध में भी होगा। नहीं, उसमें एक और बात है ना, मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर 2-4 दिन पहले भी असेंबली टूटती है, ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, तो टाइम मिल जाता है, 90 दिन है जी। तो वो 60 दिन में भी तो हो सकते हैं, लेकिन वो तोड़ने का मकसद तो यही होगा ना कि 90 दिन हो, वरना क्यों तोड़ेंगे 2 दिन पहले। चलें, शमीरा साहब आप मुख्तसर कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं आखिरी सवाल खाकान नजीब साहब के सामने रखूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए 90 दिन में हो, 60 दिन में हो, दोनों आईनी मुद्दत के अंदर हैं, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल, और हमारा फोकस होना चाहिए इलेक्शंस पे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, और ताकि लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें बिला किसी खौफ के, बिला किसी डर के, आसानी से, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये हमारा मकसद और मतलब होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। खाकान नजीब साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे मुख्तसरन ये है कि ये जो हम अभी ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पिछली हुकूमत के 1 साल में ये थोड़े कम पैसों में ये इतने ही दौरे हो गए थे, इस साल जो है वो ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा पैसे लगे हैं। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स कितना फ़र्क डालते हैं इकॉनमी पर? ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए होते हैं या वाकई से फ़र्क पड़ता है? देखिए, रियल ऑस्टेरिटी जो पाकिस्तान की है ना, उसका ताल्लुक है कि आप पूरा जो एक्सपेंडिचर है उसको कैसे संभालते हैं। ये मतलब दौरे वगैरह, ये चूँकि बहुत छोटा एक्सपेंडिचर है, आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो है वो सब्सिडीज़ पे जा रहा है, आपने उसको रिफॉर्म करना है। वो 1074 अरब रुपए का है, मतलब 1000 अरब के एक्सपेंडिचर को पहले कंट्रोल कीजिए। इसी तरह जो एसओईज़ के लॉसेस हैं उनको संभालिए। असल ऑस्टेरिटी मुल्क की ये है, असल ऑस्टेरिटी ये है कि आपका 7300 अरब सिर्फ मार्कअप में जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को रियल करने वाली हैं। असद साहब, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के जो बेसिक फंडामेंटल मसाइल है ना, उनको ठीक करें। आपको IMF के इस टाइम ने एक ब्रीदर दे दिया है, ये 9 महीने का है। 9 महीने मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। आपके सर पर 28 अरब डॉलर की तलवार लटकी होगी जमा करने के लिए। आज 22 दिन इसमें गुजर गए हैं, एक एक दिन आपके लिए अहम है। आपने ऑस्टेरिटी की सही बात की, एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, और हमारी पॉलिसी इस वक्त तो ये चल रही है कि रोल ओवर हो जाए तो मुबारकबादें देते हैं, 1 अरब डॉलर का कहीं से वादा हो जाए तो मुबारकबादें देते हैं, तेल मौखिर अदायगियों की शर्त पे मिल जाए तो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। अभी तो हमारी खुशी इस दायरे में घूम रही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।